हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स रेडी टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एसएससी सीपीओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है एसएससी सीपीओ में आप लोगों में 25 नंबर का जीएस का सेक्शन आता है जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं और डे बाय डे आई होप उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग डे बाय डे नोट्स बना रहे होंगे इसके, जिससे कि जब आप लोगों का आएगा तो आप लोगों को कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 24 जून और अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप लोगों को बाद में पढ़ना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप लोग अपने डाउट्स भी बता सकते हैं। अगर आप लोगों को किन चीज़ों पर डाउट्स है या फिर आप लोग अपने करियर रिलेटेड कोई भी सवाल हम लोगों से पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर एसएससी सीपीयू से रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज से मतलब सब्जेक्ट्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। फिर चाहे आप फिज़िक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे फिर इंग्लिश हो, सारी क्लासेस आप लोगों को डेली देखने को मिल रही होंगी। तो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल को विजिट जरूर कर लेंगे और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में या किस स्थान पर शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है पुरी में। अब ये पुरी कहाँ पर है आप लोगों को ये बताना है। पुरी है उड़ीसा में। आप लोगों को पता होगा कि उड़ीसा में है पुरी। और ये जो जगन्नाथ यात्रा है ना, ये बहुत पुरानी प्रथा है और करीब 2500 साल से ये चल रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 2500 साल में जगन्नाथ यात्रा पर मतलब थोड़ा बहुत रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में काफ़ी सारे मतलब लोगों ने रिट डाली और मतलब लोगों ने कहा कि हम बहुत अच्छी तरीके से यात्रा करेंगे। कोविड-19 के चलते आप लोगों को पता है कि इस समय लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है, तो इसीलिए ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चलो ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ के लिए अलाउ किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी सावधानी भी बरतने के लिए कहा गया और बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ ही इसको किया गया। जगन्नाथ यात्रा में होता क्या है कि भगवान जो होते हैं ना, वो मंदिर से निकाल कर नगर में घुमाया जाता है ताकि वो लोग जो नगर की मतलब परेशानियां हैं, दुख हैं, सब चीज़ों को देख सकें और सभी लोग भगवान के दर्शन भी कर सकें। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान तो बाहर आए हैं लेकिन भक्त घरों में कैद हैं। भक्त घरों में कैद रहे हैं। काफ़ी कम लोग इस यात्रा में इस बार देखने को मिले क्योंकि ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर और जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, गवर्नर जो है वो गणेशी लाल हैं। बात करें अगर लोकसभा की सीट्स की तो वो है 21 और राज्यसभा की सीट है 10। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को उड़ीसा के बारे में बताया तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो रज पर्व मनाया जाता है ना, अभी ये मैंने बात बताया था कुछ दिन पहले, रज पर्व यही मनाया जाता है और बंदे उत्कल जननी इसको राज्यगान का दर्जा उड़ीसा में ही दिया गया था। तो एक क्वेश्चन से देखो आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें जानने को मिल गई, नई से नई, पुरानी चीज़ें भी रिवाइज हो गई। तो आप लोगों को ये चीज़ें इस तरीके से इंटरलेट करके याद रखनी होती हैं। बढ़ते हैं आगे। कोविड-19 की लड़ाई में पीएम केयर फंड के अंतर्गत मेड इन इंडिया वेंटिलेटर कितने दिए जाएंगे, मतलब कितने मेड इन इंडिया वेंटिलेटर दिए जाएंगे? तो ये 50,000 दिए जाएंगे। अब ये है क्या, आप लोगों को पता होगा कि पीएम केयर्स फंड यानी कि पीएम के केयर फंड में लोगों ने डोनेशंस दिया था और उसके तहत अब मेड इन इंडिया यानी कि इंडिया में बने हुए स्वदेशी जो वेंटिलेटर्स हैं ना, वो कई सारे राज्यों को दिए जाएंगे वहाँ पर इलाज के लिए कोविड-19 के चलते। अब इसमें कितना पैसा दिया गया? इसमें अप्रोक्सीमेटली आप बात करें तो 2000 करोड़ रुपए दिया गया है। ये 50,000 वेंटिलेटर्स के लिए मतलब बनाने के लिए ये 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। और ये जो 50,000 जितने भी 50,000 जो वेंटिलेटर ना, इसमें से लगभग 30,000 वेंटिलेटर जो हैं वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाला है और बाकी के अगर हम बात करें 20,000 में से 10,000 जो हैं वो एक्वा हेल्थ केयर बनाने वाला है और बाकी के जो 5,550 हैं वो AMTZ बनाने वाला है। सॉरी एक सेकेंड, राइटिंग नहीं आ रही। AMTZ बनाने वाला है और साथ ही साथ और जो बाकी के 4,000 बचेंगे, ये स्टाइल नहीं लगा हो गया, AMTZ हाई बनाने वाला है और साथ ही साथ एक और बचता है, 350 बचते हैं बाकी के रेस्ट, तो ये बनाने वाला है एलाइट हॉस्पिटल। वैसे इतनी डिटेल आप लोग ना भी याद रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि 50,000 बनने वाले हैं, ये पूरी तरीके से स्वदेशी बनने वाले हैं। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ ली जाएगी कि सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर कहाँ कहाँ दिए जाने वाले हैं। अब आप लोग एक चीज़ बताओ, सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो मुंबई में है और एक दिल्ली में है, तो यहीं पर दिए जाने वाले हैं 275 इतने वेंटिलेटर यहाँ पर दिए जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अमेजोन ने
किसी राज्य में शराब की डिलीवरी शुरू कर दी है, मतलब कि यार लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी है, वो भी शराब की। वाओ, ये शुरू कर दी है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में अमेजोन ने अपनी अब शराब की डिलीवरी बुक शुरू कर दी है। आप लोग शराब ऑर्डर कीजिए और शराब आपके घर पर आ जाएगी। कमाल कर दिया इन लोगों ने। और बात करें अगर यहाँ की कैपिटल की, तो कैपिटल है हमारी कोलकाता। यहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। और यहाँ पर कई सारी मतलब योजनाएं भी शुरू हुई थी। जैसे मैं आपको बात करूँ तो मेट्रोहेर स्मृति योजना है, स्नेहर पुरुष योजना है। ये अभी हाल ही में शुरू हुई थी, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बात करें, आप लोगों को बता दूं मैं, एक सुंदरवन पार्क भी यहीं पर है। आप लोगों ने सुना होगा ना सुंदरवन पार्क, वो भी यहीं पर है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 19 जून विद्रोह दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो 19 जून का विद्रोह दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। अब ये होता क्या है? अब जो मणिपुर की देखो जो टेरिटरी है ना, आपके जो सीमाएं हैं उनको बचाने के लिए, उसके लिए कई सारे लोगों ने बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने अपनी जान तक दे दी है। तो उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ ही साथ और लोगों में भी जो मतलब वहाँ रहते हैं उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, उनके उसमें बनाया जाता है ये विद्रोह दिवस। ओके, ये कब से मनाया जा रहा है? ये 2001 से मनाया जा रहा है, लगातार मनाया जा रहा है और इस साल भी मनाया गया 19 जून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दिव्य कोरोनिल टैबलेट। ये कल लॉन्च की गई थी और उन्होंने दावा किया था कि ये 14 दिन में आप लोग इसका सेवन कीजिए और आपका जो कोरोना वायरस है, आपके अंदर कोरोना वायरस है, वो खत्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप लोग। लेकिन साथ ही साथ शाम को क्या हुआ कि जो आयुष मंत्रालय है ना, हमारा आयुष मंत्रालय, उसने ये दवा पर बैन लगा दी। मतलब बैन तो नहीं, लेकिन हाँ इसके प्रचार प्रसार पर अभी रोक लगा दी। और उन्होंने कहा है कि पहले आप लोग इसका पूरा रिसर्च पेपर दिखाइए, इसकी पूरी वो दिखाइए कि आप लोगों ने इन पर किस किस पर टेस्ट करके देखा है, क्या रिजल्ट्स हैं इसके, पहले उन चीज़ों को दिखाइए, उसके बाद हम इस चीज़ को अलाउ करेंगे। और अगर कोरोना वायरस कोई आम वायरस नहीं है, अगर इस पर कोई भी इस तरीके की दवा बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट जब अप्रूवल देगी तब आप इस चीज़ को सेल कर सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने ऐसे ही इसका मतलब इसे लॉन्च कर दिया था, तो इसीलिए इस पर हल फिलहाल इस तरीके से रोक दिया है इसको। तो इसीलिए इस पर अब बात की जा रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में एडीबी ने 2020 में एशिया की जीडीपी जो ग्रोथ है ना, उसको कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 0.1%, बहुत कम रेट, मतलब पूरे के पूरे एशिया के। क्योंकि अब लोगों को पता है कोविड-19 के चलते जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हम इकोनॉमी है, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है हर कहीं की। तो एडीबी ने यह अनुमान लगाया है कि जो एशिया की जीडीपी ग्रोथ होगी ना, वो सिर्फ 0.1% रहेगी। बात करें अगर, हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी कि 2020 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी ना, उसका भी अनुमान दिया था, वो रहेगी -4%। बहुत कम है। और अगर हम बात करें तो साथ ही साथ इन्होंने 2021 की भी जारी की थी। तो 2021 की अगर हम बात करें तो वो रहेगी 5%। ये सिर्फ अनुमान है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा कुछ मतलब रियलिटी में नहीं है, लेकिन अनुमान है। और ज़्यादातर अनुमान इन लोगों के सही ही निकलते हैं। तो काफ़ी देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ग्रोथ रेट, बट क्या कर सकते हैं, इस समय जान है तो जहान है, वही वाली बात है। अगर हम बात करें एडीबी के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी पुरानी है, 1966 की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। तो ये चीज़ आप लोगों को इतनी याद रखिएगा। ओके, तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। अब ये होता क्या है? ये एक तरीके से जल विज्ञान दिवस होता है। जो पानी वगैरह होता है उस पर शोध किया जाता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों को बताया जाता है। और जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो जो काम करते हैं हाइड्रोग्राफी के फील्ड में, उन लोगों को इस पर सम्मानित वगैरह किया जाता है। तो उस पर ये त्यौहार, मतलब सॉरी त्यौहार नहीं, एक तरीके से डे होता है जो ऑब्जर्व किया जाता है। और मतलब उन लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाने और बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये डे मनाया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड योगा डे भी 21 जून को मनाया जाता है। ओके, और इस बार जो सोलार इक्लिप्स हुआ था ना, वो भी 21 जून को ही हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से कोरिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। बात करें अगर 8 जून के बारे में, तो 8 जून को होता है वर्ल्ड ओशन डे, 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 19 जून को होता है मतलब यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो डे मनाया जाता है वो होता है। ओके, तो इतनी जानकारी आप लोगों को एक क्वेश्चन से मिल गई। मैं ये इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि कोरिलेट करके पढ़िए। कोरिलेट करके पढ़ने से आप लोगों को एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी जानकारी मिल जाती है। तो इसीलिए आप लोग कोरिलेट करके पढ़िए, कर कीजिए। बात करें अगर इस बार की, अगर थीम की, तो थीम भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग
ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। तो ये इस बार की थीम है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये यूएन के द्वारा बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। पूरा आप लोग याद रखिएगा, यूएनएससी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये तीन चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसकी थीम भी याद रखिएगा, ये थीम नीचे भी लिखी हुई है, मैंने नीचे भी लिखी है आप लोगों के लिए। तो जब आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें तो आप लोग इसकी थीम पर भी ध्यान रखिएगा, नोट्स में अपने लोग थीम भी ऐड कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आके जब पढ़ें तो आप लोगों को मतलब परेशानी ना हो। और साथ साथ जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करते हैं तो ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये चीज़ें आप लोगों के नहीं आती, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग लेक्चर देखा कीजिए, और लेक्चर को एक बार नहीं बार बार देखा कीजिए, ताकि आप लोग उससे नोट्स बना सकें। और साथ साथ अगर आप लोग इसके आंसर्स तो मैं ये बोल्ड में कर देता हूँ, तो जिससे अगर आप लोगों को पता चल जाता होगा कि आंसर्स ये हैं। लेकिन साथ साथ जो बाकी की जो नॉलेज है, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उससे रिलेटेड जो चीज़ें बताता हूँ, उन चीज़ों के लिए आप लोग लेक्चर देखा कीजिए, और साथ ही साथ नोट्स बनाइए, जिससे कि आप लोगों को कभी भी भूल ना पाए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विजय खंडूचा को अपॉइंट किया गया इंडिया का नया एम्बेसडर, कहाँ पर? ये जिम्बाब्वे में अपॉइंट किया गया है। जिम्बाब्वे में भी हाल ही में विजय खंडूचा जो एक सेकेंड आईएफएस ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है जिम्बाब्वे में। अब ये भारत के नए एम्बेसडर होंगे वहाँ पर। ओके, तो ये जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात करें तो हरारे है, ठीक है। और अगर हम बात करें बाकी लोगों की, और बेल्जियम भी दिया है, बेल्जियम। अब बेल्जियम में कौन हुआ है? तो वहाँ पर हुआ है संतोष झा। अभी हाल ही में संतोष झा को वहाँ पर ओके बनाया गया है, वहाँ का एम्बेसडर बनाया गया है। और फिनलैंड की बात करें तो रवीश कुमार को वहाँ पर एम्बेसडर अपॉइंट किया गया इंडिया की तरफ से। तो ये जानकारी आप लोगों को, देखो एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को 3 और एम्बेसडर की जानकारी मिल गई, सॉरी 2 की मिल गई, एक की तो मैंने आप लोगों को बताया, 2 की और मिल गई। और तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एम्बेसडर जो होते हैं, अपॉइंटमेंट जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अब अभी एकदम से आपसे पूछ जाएंगे तो आप लोगों को याद नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक एक करके, तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। ओके, अगला है राजेंद्र गोयल जी का निधन हो गया। वे कौन थे? वो एक क्रिकेटर थे, ये भारत के बहुत पुराने क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, और ये काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी कमाल के स्पिनर हुआ करते थे अपने ज़माने के। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राजेंद्र गोयल कौन थे? या हाल ही में एक क्रिकेटर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? वो है राजेंद्र गोयल। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो ये नागालैंड को चुना गया है। खेलो इंडिया आप लोगों को पता होगा ना कि खेलो इंडिया में बहुत सारे, मतलब होता क्या है, गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि बाहर, मतलब जो कई सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पर कई सारे ऐसे शहर होते हैं, कई सारे दूर दराज ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर क्या होता है ना कि फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो और लेकिन टैलेंटेड पर्सन वहाँ पर भी होते हैं। तो वहाँ से गवर्नमेंट उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती है, और साथ साथ उनको प्रोत्साहन करती है, उनको पैसा प्रोवाइड करती है, उनको प्रशिक्षण देती है कि आप लोग भी खेल सको, खेल के दे मतलब इस क्षेत्र में आगे बढ़ सको, आप लोगों में अगर टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको निखारती है। तो इसके लिए खेलो इंडिया चलाया जाता है, और अब इसके एक्सीलेंस के लिए नागालैंड को चुना गया है। तो ये एक नागालैंड के बहुत ज़्यादा प्राइड मूवमेंट की बात है। और इस समय हमारे खेल मंत्री कौन है, ये आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस समय हमारे खेल मंत्री कौन है। आप लोगों के लिए चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि खेल मंत्री का नाम आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा। ओके, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। और सीएम की बात करें तो इसके नेफ्यू रियो। और गवर्नर की बात करें तो आर एन रवि। ओके, तो इतनी जानकारी आप लोगों को नागालैंड के बारे में याद रखनी है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 10 सवाल। अब बढ़ते हैं कुछ आज के न्यूज़ के बारे में, जो आप लोगों के एग्जाम वगैरह में देखने को मिलेगी, जो आप लोगों को बताएगी कि आजकल देश और दुनिया में क्या चल रहा है। ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रखना, मतलब जानकारी लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देश के नागरिक हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो एम्स, जो दिल्ली की एम्स है ना, उसने सेट किया है कि कल से वो अपनी ओपीडीज ओपन करने वाली है। मतलब आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 के बाद से, मतलब जब से लॉकडाउन वगैरह लगा है, सारे डॉक्टर्स, कोई भी अदर जो बीमारियों के डॉक्टर हैं वो बैठ नहीं रहे हैं, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने तय किया है कि एम्स को कल से खोला जाएगा, और सारी ओपीडीज जो है वो ओपन की जाएंगी, ताकि बाकी के जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनका भी इलाज किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविक, बड़ा ही अजीब नाम है यार, बिकम्स 4th टेनिस प्लेयर टू टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। इनको भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है, और इनके साथ इनकी वाइफ को भी पाया गया है, और पूरे घर को अभी इस समय हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है। आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया था कि बुल्गारिया के एक जो है वो टेनिस प्लेयर हैं जिनको ये हुआ था,
तो आप लोग अगर मेरा मतलब जो वीडियोज़ हैं वो रोज़ देखते हैं तो आप लोग इसका नाम ज़रूर बता देंगे। तो आप लोग इसका नाम जो है वो कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आखिरकार वो कौन थे। मैंने आप लोगों को बताया था बुल्गारिया के हैं। इतनी जानकारी मैं इतनी हिंट में आप लोगों को दे दे रहा हूँ। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे हाँ, एक और बात, नोवाक जोकोविच ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जो पीयूष गोयल है ना, हमारे रेल मंत्री, उन्होंने कहा है कि रेलवे में बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और आने वाली है, क्योंकि वो उनका कहना है वो अभी 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेनें ट्रैक पर चलाने वाले हैं, जिसमें कि लीज वगैरह मतलब जगह वगैरह जो जहाँ पर ट्रैक वगैरह बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर जो लीज पर कोई ज़मीन देना चाहता है या लेना चाहता है तो उस तरीके से प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस स्कोप है, पीयूष गोयल जी का ऐसा कहना है। अब देखते हैं इसके ऊपर फुल स्टेटमेंट क्या आता है, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब अगली अगली न्यूज़ है कि मॉस्को में बहुत ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक आया है। कल में 5 बार अर्थक्वेक आ चुका है, और छोटा मोटा नहीं, 7.4 रिएक्टर का अर्थक्वेक आया है। अभी मतलब कल ही आया है, लेकिन अभी तक कोई जान माल की हानि की कोई भी सूचना अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन अभी तक सिर्फ इतनी रिपोर्ट है कि वहाँ पर भूकंप आया है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, मतलब जान माल की जितनी भी हानि वगैरह होती है कुछ ना कुछ हुई होगी, तो वो आप लोगों को जब पता चलेगी तो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बता दूंगा। ओके, अगली न्यूज़ है कि सांस लेने की तकलीफ के बाद 71 साल की जो कोरियोग्राफर हैं सरोज खान, उनको लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है अभी हाल ही में। आप लोग जानते होंगे सरोज खान बहुत ही कमाल की कोरियोग्राफर हैं, बॉलीवुड में बहुत सारी जो मूवीज़ हैं उनमें कोरियोग्राफी देख कर चुकी हैं। तो ये अभी इनकी थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हुई है, जिसके कारण इनको लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, और कोरोना टेस्ट जो इनका कराया गया वो नेगेटिव आया है। ओके, कोरोना नहीं है इनको, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। ओके, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखनी है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। आप लोगों का एसएससी सीपीओ का एग्जाम आने वाला है, आप लोगों के लिए सारी सारी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जीएस के सारे सेक्शंस चालू हो गए हैं, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है। पॉलिटी की क्लास आज आ जाएगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेक श्योर आप लोग एक वन डे बाय डे आप लोग अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे होंगे, आप लोग क्लासेस ले रहे होंगे, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे। ओके, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। तो ये है कि करेंसी आप लोग बतानी है रशिया की करेंसी क्या है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहता होगा, अगर मज़ा आता है मतलब हेल्पफुल रहता है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों के रिव्यूज़ वगैरह। और अगर आप लोग ऐसी डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आप लोग आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।